Hello guys, welcome to the new video of tax options. It will be a quick revision of section 139 of Companies Act, which is important for both old and new course of IPCC students. So let's have a quick look. Section 139. First of all, we'll go like this. First auditor of government and non-government companies. Appointment of first auditor. Okay. It has two cases. First of all, government company. Second, non-government company. Government company में who will appoint? CAG will appoint first auditor. CAG will appoint CAG will appoint first auditor within how many days? Within 60 days. If CAG fails, then we will appoint BOD within 30 days. And if BOD fails, we will appoint members at EGM. Okay, within 60 days. And in case of non-government company, BOD have to appoint from the date of commencement of the from the date of registration of the company. Sorry, not commencement, from the date of registration of company. 30 days. And if BOD fails, members at EGM within 90 days. Okay. So what's the conclusion here? 60 plus 30 plus 60, or in case of non-government company 30 plus 90. Okay. And most important thing, इसका सेक्शन क्या है 139 6 and 7. 139 6 in case of non-government company, 139 7 in case of government company. Okay, so let's move on to subsequent auditor. Appointment of subsequent auditor. Appointment of subsequent auditor. इसमें भी दो केसेस, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट. Government non government. We'll cover this section first. इसमें section 139 subsection 5, और in case of non government section 139 subsection 1. Okay, so subsequent auditor कैसे क्या अपॉइंट होगा? In case of government company, only CAG will appoint. In case of government company, CAG will
appoint within 180 days from the date of commencement of financial year. ओके और सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में कौन अपॉइंट करेगा? कौन? मेंबर्स एट एवरी 6th एजीएम। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है रूल 3। रूल 3 मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। कैसे अपॉइंट होगा? मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। ओके इसको समझना पड़ेगा कि रूल 3 क्या बोलता है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन में। ये बोलता है अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमिटी है, ऑडिट कमिटी किस सेक्शन में आता है? अंडर सेक्शन 177। तो अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो वो सिलेक्ट करेगा इंडिविजुअल और फॉर्म। वो सिलेक्ट नहीं करेगा, वो नाम देगा, मतलब जो भी सिलेक्ट करेगा वो नाम देगा। किसको नाम देगा? बीओडी को नाम देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा बीओडी accepts। सेकेंड केस BOD do not accept the name given by audit committee। ओके अगर BOD एक्सेप्ट कर लिया तो जीवन आनंद ही आनंद, और क्या चाहिए। लेकिन अगर BOD ने एक्सेप्ट नहीं किया तो BOD बोलेगा ऑडिट कमेटी को, ऑडिट कमेटी मुझे आपका ये नाम पसंद नहीं आया, आप फिर से रिकंसिडर करो, आप अपना ओपिनियन चेंज करो, आप अपना नाम चेंज करो। ठीक है, ऑडिट कमेटी क्या करेगा ना, ऑडिट कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सो BOD विल गिव नेम टू ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी considers, audit committee do not reconsider। अगर ऑडिट कमेटी रिकंसिडर कर लिया तो ठीक है, वो फिर से नाम सिलेक्ट करेगा एंड सेम प्रोसीजर विल कंटिन्यू। और इफ ईगो इशू आ गया दोनों में, ऑडिट कमेटी मना कर देता है, फिर तो क्या अपॉइंटमेंट नहीं होगा? ऑडिट अगर ऑडिट कमेटी मना कर देगा ना, ऐसा नहीं होता। फिर BOD अपना नाम देगा टू मेंबर्स एट एजीएम और वहाँ पे मेंबर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी रूल 3 का। ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी अपना नाम देगा BOD को, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो BOD नाम देगा डायरेक्टली टू मेंबर्स। ठीक, तो ये था रूल 3। फिर उसके बाद आते हैं 4 प्रोवाइजो जो हैं।
और फोर्थ प्रोवाइजो, टोटल 4 प्रोवाइजो है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बताता है, आई मीन वो हट क्या है, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लेट्स जंप टू सेकंड एंड थर्ड प्रोवाइजो, जो कि बताता है ऑडिटर देगा रिटन कॉन्सेंट एंड सर्टिफिकेट टू कंपनी क्या सर्टिफिकेट देगा, ये बताता है रूल 4, ये बताता है रूल 4 कि ऑडिटर क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा टू कंपनी। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉट disqualified to be appointed as auditor under C Act 1949, ठीक है। सेकंड, वो अपने लिमिट्स के अंदर ऑडिट होल्ड कर रहा है, मतलब लिमिट जो है ना 20 कंपनीज का, हाँ, तो उसी के अंदर, तो उसको वो क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो मैनर ऑफ रोटेशन में डिसअलाउड नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, 5 years फॉर इंडिविजुअल, 10 फॉर फॉर्म। ये ऑडिटर प्रोवाइड करेगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, या फिर मैनर ऑफ रोटेशन, या फिर लिमिट्स के अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट ये बताता है अपना लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, कि उसके अंदर कुछ लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग है कि नहीं, उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रहा, अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स तो नहीं है, और ये जो भी उसने इंफॉर्मेशन दिया है इट इज ट्रू एंड फेयर, ये वो फोर्थ पॉइंट में देगा, ठीक है। तो 4 टाइप के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेगा। देन मूविंग टू सेक्शन 139(2), रोटेशन ऑफ ऑडिटर। 139(2), रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो रोटेशन किसके ऊपर अप्लाई है, किसके ऊपर, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी। फर्स्ट पॉइंट, एवरी listed company and other prescribed companies, इसको भी कंपनीज कर देते हैं। अदर प्रिस्क्राइब कंपनी में क्या आता है, ये बताएगा रूल 5, जो कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इमीडिएट पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोटेशन में क्या बताता है कि एवरी इंडिविजुअल और फॉर, ये जो 2 कंपनी है, अगर इंडिविजुअल और फॉर्म इन 2 कंपनी में अपॉइंटेड होते हैं तो इन एवरी 5 years और 10 years the auditor will have a cool down period of
5 years after completion of his or its term। ठीक है, तो 5 साल या फिर 10 साल काम करने के बाद ऑडिटर नेक्स्ट 5 इयर्स तक अपॉइंट नहीं हो सकता है उसी सेम कंपनी में। और ये भी जान लो कि लेट इट बी फॉर, मैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर कोई फॉर्म अपना कंप्लीट करता है 10 इयर्स एग्जांपल, ठीक है, और कंपनी जो दूसरा फॉर्म को अपॉइंट कर रहा है वो भी सेम नेटवर्क में फॉल करता है, ठीक है, सेम नेटवर्क या फिर सेम पार्टनर या फिर सेम कंपनी, कुछ भी उसी टाइप का, ठीक है, तो वो फॉर्म भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल और एक केस, अगर कोई इंडिविजुअल और फॉर्म 5 या 10 साल काम नहीं करके 2 साल के बाद अगर ब्रेक दे देता है तो इट इज डीम्ड that individual or firm has worked for 5 or 10 years and he has to serve a cool down period of 5 years when he hasn't worked for 5 or 10 years but he still has to serve a period of 5 years cool down। ठीक है, ओके, क्लियर। रूल 5 बताना था ना, रूल 5 अदर प्रिस्क्राइब कंपनीज में क्या क्या फॉलो करते हैं, रूल 5, ठीक है, अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, इसमें 3 पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, every unlisted public company, every unlisted public company having paid up share capital more than equal to 10 crore, private limited companies, PVT Ltd, private limited companies having paid up share capital more than कितना 10 कहाँ से यार, 50 crores, ओके, सबका 10 ऐड कर दोगे क्या? और अगर कोई कंपनी ये दो के लिमिट में फॉल नहीं करता है, ठीक है, फॉल नहीं करता है लेकिन फिर भी उसका पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स NBFCs अगर एक्सीड करता है मोर देन 50 crores, मोर देन इक्वल टू 50 crores, देन है वो कंपनी भी लाइबल हो जाएगा रोटेशन के लिए, ऑडिटर के रोटेशन के लिए वो भी लाइबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 139(2). ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्शन बोलते रहो क्योंकि सेक्शन के मार्क्स हैं एग्जाम में, सो बेटर होगा आप सेक्शन मेंशन करो, आप लिखो सेक्शन क्या बताता है वो सेक्शन टू गेट फुल मार्क्स। And okay, moving to next section, we can skip 139(3), not important, not so important, okay।
I'm gonna skip that. Moving on to next section, section 139.5, which we have already covered. Section 139.5, 6 and 7 we have already covered. Okay, so moving on to next section, it will be section 139.8. 139.8 139.8 क्या बताता है? कैजुअल वैकेंसी, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी. ओके, कैजुअल वैकेंसी. अच्छा, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट कैसे होता है? कैसे क्रिएट होता है? कैजुअल वैकेंसी रिलेटेड टू ऑडिटर्स. ओके, या फिर कुछ और समझ बैठोगे तुम. कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होता है डेथ, ऑडिटर टपक गया, या फिर उसका फॉर्म ही खल्लास हो गया पूरा. ओके, डिसोल्यूशन, या फिर ऑडिटर का माथा गर्म होके उसने क्या किया, रेजिग्नेशन ही दे दिया कंपनी अपने जॉब से, अपने पोस्ट से. ठीक है. ओके, तो इसमें दो केस हो सकता है. फर्स्ट, वही अपना दो चीज आएगा. क्या आएगा? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट. क्या भूल गए क्या? ऊपर ही तो बोला था. गवर्नमेंट में कौन फिलअप करेगा? कौन कौन कौन? गवर्नमेंट मतलब सीएजी एट एनी कॉस्ट. और कोई है ही नहीं माई बाप गवर्नमेंट का. सीएजी विद इन 30 days. अगर सीएजी फिलअप नहीं करता है तो कौन करेगा? बीओडी विद इन 30 days. और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन करेगा? गवर्नमेंट तो आएगा नहीं नॉन गवर्नमेंट में, देन बीओडी. ओके, विद इन 30 days. अगर बीओडी फिलअप नहीं करता है तो यह अप्रूव होगा एट जनरल मीटिंग विद इन 3 months बाय मेंबर्स. ठीक है. और कैजुअल वैकेंसी में जो है ऑडिटर, इसका तो नहीं, इसका जो ऑडिटर है, ही शुड होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है. वेल, आई एम सॉरी फॉर दैट. होप यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. हैंडराइटिंग पे अटक के क्या फ़ायदा है? वैसे भी सुने तो हो गए, जिसका हैंडराइटिंग सबसे ज़्यादा खराब होता है वही अच्छा होता है. उसका रीज़न मेरे को भी नहीं पता. डॉक्टर का हैंडराइटिंग देखे हो कभी? अभी बस कंडक्टर का मत बोलना फिर. चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ये बताता है द ऑडिटर शैल बी रीअपॉइंटेड. Retiring auditor may be reappointed at AGM if may be reappointed. Okay, section 139 subsection 9, reappointment of auditor. ऑडिटर रीअपॉइंट होगा, लेकिन 4 केसेस है इसमें. इफ इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, if he is not disqualified for reappointment, for reappointment. सेकेंड पॉइंट, अगर वो अनविलिंगनेस दे रहा है टू बी रीअपॉइंटेड, मतलब वो एक्सप्रेस कर रहा है कंपनी को अपना अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर. ओके,
थर्ड केस, अगर SR पास किया गया है स्पेशल रिजोल्यूशन to specifically not to appoint that auditor, not to appoint that specific auditor, and to appoint another auditor, to appoint another auditor. तो इन केसेस में 4 केस होंगे ना, तो इन 4 केसेस में section 139 will be applicable. Okay, and section 139 10 and 11 is not so important, so you can skip it if you want to. section 139 10 and 11 क्योंकि अपने सारे सेक्शन अभी बैठ के कर नहीं सकते, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पे फोकस करेंगे एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे. सो इट डजेंट मैटर क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, और अगर करके बेकार में अपना मेमोरी फ्लो करना है, बस कुछ नहीं. सो आज के लिए इतना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.